हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड। जो मटेरियल आप जिस मटेरियल को आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो तो प्रोडक्ट उसी पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोलाइज जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इम्प्योर कॉपर है। इम्प्योर कॉपर को हम क्या बना लेंगे, एक इलेक्ट्रोड बना लेंगे। एक तरफ इम्प्योर कॉपर रखेंगे, दूसरी तरफ प्योर कॉपर रखेंगे। तो इम्प्योर कॉपर से जो आपके कॉपर आयंस है वो कहाँ पे जाएंगे, जहां प्योर कॉपर है उसको कैथोड, वो कैथोड होगा, उस पे जाके वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे और वहां पे आपको प्योर कॉपर मिलेगा। तो ये जो मटेरियल है, जिस मटेरियल को आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट। और इलेक्ट्रोड्स जो आप यूज कर रहे हैं उस पर भी यूज करेगा। इलेक्ट्रोड्स का क्या नेचर है, इफ द इलेक्ट्रोड इज इनर्ट, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है जैसे कि प्लेटिनम एंड गोल्ड जो होते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। इनको इनर्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। या तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं। देखिए, अगर देने का काम करे इलेक्ट्रॉन तो ये सोर्स हो गया, और लेने का काम करें तो ये सिंक हो गया। मतलब ये आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे डेनियल सेल था ना, जैसे उसमें आपने कॉपर रोड लिया था, तो कॉपर रोड से क्या होता है, धीरे धीरे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही थी वहां पे कॉपर की, क्योंकि कॉपर आयंस किस में जा रहे थे, सॉल्यूशन में जा रहे थे, है ना। तो ये क्या, जो प्लेटिनम और गोल्ड होता है वो ऐसे सॉल्यूशन में नहीं जाता, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने और देने का काम करते हैं। आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ द इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव, जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड रिएक्टिव था, किसमें, कॉपर इलेक्ट्रोड रिएक्टिव था आपका डेनियल सेल में। इट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जैसे वो कर रहा था, वहां से कॉपर आयन जा रहे थे किसमें, सॉल्यूशन में। दस द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मे बी डिफरेंट फॉर रिएक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो देखिए, जितने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है उसके लिए प्रोडक्ट अलग हो सकता है, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है उसके लिए प्रोडक्ट अलग हो सकता है। और उसका रीजन हमने आपको बताया ही है। उसका रीजन यही है कि जो रिएक्टिव है वो तो रिएक्शन में क्या कर देगा, रिएक्शन दे देगा, और जो इनर्ट है वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, तो वो प्रोडक्ट में आएगा ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड on the different oxidizing and reducing species present in the electrolytic cell। देखिए, जो उसमें ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीशीज है उन पे डिपेंड करेगा, आपका क्या डिपेंड करेगा, उन पे प्रोडक्ट डिपेंड करेगा। एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उनके जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखिए जो यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसका मीनिंग है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आईयूपैक तो यही बोलता है। तो जो उसमें ऑक्सीडाइजिंग स्पीशीज है, रिड्यूसिंग स्पीशीज है, उन पे डिपेंड करेगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसलिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्यों डिपेंड करेगा, देखिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही तो रिड्यूस होगा, और जिसका कम होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। क्योंकि जैसे डेनियल सेल में जिंक का क्या था, रिडक्शन पोटेंशियल कम था, इसलिए जिंक क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। और कॉपर क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। तो जिंक आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था और कॉपर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था। तो सब चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका इलेक्ट्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। मोर ओवर सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस ऑल्दो फीजिबल, कुछ प्रोसेसेस तो ऐसे हैं जो फिजिबल हैं। वही आप डेनियल सेल का अपने दिमाग में रखिए एग्जाम्पल, तो आपके सारे डाउट्स खुद ब खुद ही क्लियर होते चले जाएंगे। डेनियल सेल में क्या होता है, डेनियल सेल में तो फिजिबल रिएक्शन ही होती है। फिजिबल रिएक्शन का क्या मीनिंग होता है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का क्या मतलब होता है, जो डेल जी है वो निगेटिव होती है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, नॉन फिजिबल रिएक्शंस होती हैं, नॉन फिजिबल रिएक्शंस होती हैं, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है मींस डेल जी शुड बी ग्रेटर देन 0। ये हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं।
are so slow kinetically that at lower voltages they do not seem to take place and extra potential called over potential has to be applied. ये कुछ तो फिजिबल रिएक्शंस ऐसी होती हैं, उनका जो वोल्टेज है वो इतना कम होता है कि वो बहुत ही धीरे धीरे होती हैं, और उनको फास्ट करने के लिए क्या करते हैं, ओवर पोटेंशियल लगाते हैं। और इसके जब हम ओवर पोटेंशियल लगाते हैं और ये जो प्रोसेस होता है ये काफी डिफिकल्ट होता है उसको करना। अब जैसे इसका एग्जांपल है कि अगर हम मोल्टन NaCl ले लें, मोल्टन NaCl ले लें तो जो आपके इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे, आपको तो एक सोडियम मेटल मिलेगा और फ्लोरीन गैस मिलेगी। अब देखिए ये कैसे होगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल जब डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल से इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में चेंज होता है तो आपका जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है वो चेंज हो जाता है, यानी एनोड कैथोड बन जाता है और कैथोड एनोड बन जाता है। जहां डेनियल सेल में एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, वहीं पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको क्या मिलेगा, कैथोड पे मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कैथोड पे रिडक्शन होगा, जबकि डेनियल सेल में एनोड पे रिएक्शन हो रहा था। तो इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो ये दो रिएक्शन होगी। देखिए सोडियम NaCl जो है वो आपको पता है एक साल्ट है, और साल्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में। जब आप उसको किसी सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। तो NaCl सिंस एक साल्ट है तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाएगा। अब देखिए ये हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे Na पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन लिए और किस में चेंज हो गया, सोडियम में चेंज हो गया, और यहाँ पे फिर बचा Cl माइनस। Cl माइनस ने क्या किया, यहाँ पे देखिए नीचे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और ये ऑक्सीडाइज किस में हो जाएगा, Cl2 में। तो अब थ्योरी पे चलते हैं ऊपर दोबारा। हियर वी हैव ओनली वन कैटायन, अब इसमें सिर्फ एक कैटायन है, विच इज रिड्यूस्ड एट कैथोड। अब आपको पता है ये कैथोड पे ही रिड्यूस होगा क्योंकि कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इसको। एंड वन एनायन यानी क्लोराइड आयन विच इज ऑक्सीडाइज एट एनोड, तो ये कैथोड पे रिड्यूस होगा जो हमने अभी नीचे देखा, और जो क्लोराइड आयन है वो ऑक्सीडाइज होगा किस पे, एनोड पे। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड, एक्वस सोडियम क्लोराइड मतलब एक्वस का मतलब होता है कि आपने उसको पानी में डिजोल्व किया है। जब आप पानी में डिजोल्व करेंगे सोडियम क्लोराइड को तो सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आपके जो प्रोडक्ट्स होंगे, पहले तो आप क्या क्या मिलेंगे, NaOH Cl2 एंड H2। NaOH मिलेगा, Cl2 मिलेगा और H2 मिलेगा। कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू। अगर NaCl को पानी में आप मिलाओ और फिर आप इसको इलेक्ट्रोलिसिस करो तो आपको क्या क्या मिलेगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये कैसे मिलेंगे, ये आगे बताया हुआ है। In this case, besides sodium positive and chloride ions, we also have H positive and OH minus ion। तो देखिए इनके अलावा H पॉजिटिव और OH माइनस आयन भी होंगे वाटर के, जो किससे मिलेंगे आपको, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए कैथोड पे क्या होगा, अब आपका कैथोड पे कॉम्पिटिशन होगा रिडक्शन में, क्योंकि रिडक्शन तो कैथोड पे ही होगा। देखिए यहां से Na पॉजिटिव आयन मिलेगा, यहां से H पॉजिटिव आयन मिलेगा, तो इनमें कॉम्पिटिशन होगा, किसका पहले रिडक्शन होगा। तो देखिए Na पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल -2.71 वोल्ट है, और जब H पॉजिटिव का रिडक्शन होगा किसमें, हाफ H2 में, H2 गैस में होगा, तो इसका 0 वोल्ट है। H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा, हाफ H2 गैस बना लेगा, इसका 0 वोल्ट है। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, H2 वाले का ज्यादा है, क्योंकि ये तो निगेटिव में है। तो अगर इन दोनों में कॉम्पिटिशन होगा तो H पॉजिटिव पहले क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। अब इसमें भी यही बात बोली हुई है कि वो रिएक्शन प्रिफर्ड होगी जिसका ई नोट क्या हो, हायर हो, और इस केस में किसका ई नोट हायर है, H पॉजिटिव वाले का। देयरफॉर द रिएक्शन एट कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज H पॉजिटिव एक्वस प्लस ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाफ H2 बन जाएगा। तो आपको यहाँ तक बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं।
बट H पॉजिटिव इज प्रोड्यूस बाय द डिसोसिएशन ऑफ H2O. H पॉजिटिव तो H2O के डिसोसिएशन से प्रोड्यूस होगा, देयरफॉर, और कैसे डिसोशिएट होगा H2O, H पॉजिटिव और OH माइनस आयंस में. Therefore, the net reaction at cathode may be written as the sum of 3.33 and 3.34. And we have, तो इसको कैसे लिख लेंगे कि इन दोनों का जो सम होगा उसके थ्रू लिख लेंगे. कैसे? क्योंकि आपको पता है H पॉजिटिव का कैथोड पे रिडक्शन होगा, लेकिन H पॉजिटिव भी तो कहीं से आ रहे हैं. पहले H पॉजिटिव का रिडक्शन होने के लिए पहले उसको प्रोड्यूस भी तो होना पड़ेगा, प्रोड्यूस यहां से होगा. तो जो कैथोड पे रिएक्शन जो होगी वो इन दोनों का सम होगी. तो सम कैसे होगा? इन दोनों का सम कर लीजिए. ये होगा, यहाँ पे देखिए, जब इनका सम करेंगे, इनको जोड़ेंगे, H पॉजिटिव से H पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन, और इधर हो जाएगा हाफ H2 प्लस OH माइनस. ठीक है. अब चलिए एट द एनोड, अब एनोड की बात कर लेते हैं. द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर पॉसिबल. एनोड पे क्या क्या हो सकता है? ये एक तो क्लोराइड आयन फ्लोरीन गैस में क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये. फिर है 2H2O लिक्विड, और जो आपका जो वाटर है वो किस में हो जाएगा? O2 में. फिर +4H पॉजिटिव +4 इलेक्ट्रॉन. ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो कम है, मतलब वाटर का ऑक्सीडेशन, मतलब वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो दैट इज वाई इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा. कैसे? देखिए यहाँ पे -2 है ना इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे क्या हो गया? 0. तो इसका मतलब बढ़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है. और वाटर की तो मतलब H की तो यहाँ भी +1 है, यहाँ भी +1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन, हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है. सिंस इसका इस वाले रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल कम है और इसका ज्यादा है, तो अगर इनमें कॉम्पिटिशन होगा तो इस वाले का पहले ऑक्सीडेशन होगा. हमने क्या बताया था कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है. अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. अब आगे चलते हैं. द रिएक्शन एट एनोड विद लोअर वैल्यू ऑफ ई नोड इज प्रिफर्ड. यही बात बोली है कि जिसका ई नोड कम होगा एनोड पे वही रिएक्शन पहले होगी. एंड देयरफॉर वाटर शुड गेट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेफरेंस टू क्लोराइड आयन. तो इसका मतलब वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा पहले किससे? क्लोराइड आयन से. होगा क्लोराइड भी, लेकिन पहले कौन हो जाएगा? वाटर हो जाएगा. However, on account of over potential of oxygen reaction is preferred, thus the net reaction may be summarized as. अब सिंस इसका ओवर पोटेंशियल है किसका? ऑक्सीजन का है. देखिए ये रिएक्शन तो हो जाएगी, लेकिन जैसे ये O2 बना, इसका जो पोटेंशियल है, जो रिडक्शन पोटेंशियल है, वो इससे ज्यादा होगा, क्लोरीन से ज्यादा होगा. इसने बोला है कि हाउएवर ऑन अकाउंट ऑफ ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन, ये इसमें तो रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन ये फिर दोबारा H2O में जाएगा. ठीक है. तो इसीलिए इन दोनों में कौन सी रिएक्शन प्रिफर होगी? पहले वाली. देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो रिडक्शन तो इसी का होगा, लेकिन O2 के केस में O2 का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये दोबारा किस में रिड्यूस हो जाएगा? H2O में. तो सिंस इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये वाली रिएक्शन ही प्रिफर होगी. तो देखिए सम क्या होगा रिएक्शन का? NaCl से Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस बने. कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? कैथोड पे ये वाली रिएक्शन होगी, प्रेफरेंशियल बताया था कि ये वाली रिएक्शन कैथोड पे होगी, जैसे ऊपर बताया था ना. तो H2O लिक्विड प्लस इलेक्ट्रॉन और हाफ H2 गैस प्लस OH माइनस. ये कैसे हुई थी? अभी ऊपर डिस्कस किया था. अब एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? क्लोराइड आयन की. ये भी अभी डिस्कस किया था. तो क्लोराइड आयन किस में चेंज हो जाएंगे? Cl2 और प्लस इलेक्ट्रॉन में. तो जो नेट रिएक्शन होगी क्या होगी? NaCl, फिर H2O, फिर सोडियम आयन, इधर आ जाएंगे सोडियम आयन प्लस OH माइनस आयन प्लस हाफ H2 और प्लस क्लोराइड आयन. और जो OH आयन है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सा कैंसिल हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सोडियम आयन, क्लोराइड आयन कैंसिल हो जाएगा, क्लोराइड आयन कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है जी. तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स
गिवन बाय नर्स इक्वेशन। जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं आर रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए नर्स इक्वेशन में क्या है, नर्स इक्वेशन की हेल्प से आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी टेम्परेचर पे निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1 एटमॉस्फेयर पे हो रहा था, 1 एटमॉस्फेयर पे। लेकिन जो नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है स्टैंडर्ड की हेल्प से आप नॉर्मल में निकाल सकते हैं, नर्स इक्वेशन की हेल्प से। नर्स इक्वेशन टू टेक इनटू अकाउंट द कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। और हम कैसे निकालते हैं, जो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर पॉसिबल एट द एनोड। देखिए जब आप सल्फ्यूरिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ये वाले प्रोसेस पॉसिबल है किस पे, एनोड पे। देखिए एनोड पे क्या होगा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो एनोड पे तो ये होगा 2H2O O2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना। क्योंकि इसका एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो ये होगा एनोड पे। और कैथोड पे क्या होगा, देखिए कैथोड वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, देखिए इसका ज्यादा है, तो कैथोड पे क्या होगा 2SO4 2 निगेटिव और इससे बनेगा S2O8 2 निगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये डाइमराइज हो जाएगा S2O8 2 निगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसका रिडक्शन हो जाएगा और पहले वाले का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन 3.38 is preferred but at higher concentration of H2SO4 reaction 3.39। ये जहां पे 3 है ये 2.39 है। देखिए अगर डाइल्यूट है, ठीक है, अगर डाइल्यूट है, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए कैसे हम पता लगाएंगे, देखिए ऑक्सीजन की तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 ही होगी, तो इसकी x मान लेंगे, ये जगह -8 इजकल टू -2। तो ऑक्सीजन सॉरी सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी यहाँ +6। और जब आप यहाँ निकालेंगे 2x -16 इजकल टू -2, 2x इजकल टू 14, x इजकल टू होगा 7, ये हो जाएगा +7। तो देखिए यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ पे +7 है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। अब ये कह रहा है कि अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, मतलब बहुत ज्यादा पानी हो, तो इनमें कंपटीशन रहेगा कि किसका पहले क्या होगा, किसका पहले ऑक्सीडेशन होगा। तो जब कंपटीशन रहेगा एनोड पे और सॉल्यूशन बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, मतलब H2O बहुत ज्यादा है और सल्फ्यूरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत कम है, तो ये वाली रिएक्शन प्रेफर करेगी, जो ये वाली थी। भले इसका क्या है, और इसका आप ये देखेंगे इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी कम है, तो ऑक्सीडेशन इसका ही होगा। लेकिन अगर जो सॉल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है तो फिर ये वाली प्रीफर होगी। तो इसका मतलब ये है, देखिए फॉर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो पीछे वाली रिएक्शन वो होगी इज प्रीफर बट एट हायर कॉन्सेंट्रेशन, जब कॉन्सेंट्रेशन हायर होगी तो ये वाली प्रीफर्ड होगी, इस वाली का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आपको सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। फिर उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन पे, भले ही रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है ना, और उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो इसी का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को कंपटीशन में भी तो होना चाहिए। अब मॉलिक्यूल्स ही बहुत कम है तो कहाँ से compete करेंगे, तो वो दूसरे वाले का ही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। चलिए देखिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 hours। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो पहले हम क्वांटिटी निकाल लेंगे, तो क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी। आई है आपकी 0.5 एम्पियर और टी होता है समय, और समय को हम किस में लेते हैं, सेकंड्स में। तो यहाँ पे जैसे 2 hours है तो 2 hours, 1 hour में कितनी मिनट होती है 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60। जब आप इसको सोल्व करेंगे देखिए ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 6 6 36 3600 कूलम। अब आपको निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, देखिए टोटल चार्ज इतना है
और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज उससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें आपकी वैल्यू आएगी 2.25 इंटू 10⁻22। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। तो ये देखिए, अभी आपने पीछे पढ़ा होगा, इसमें देखिए, अगर मैं आपको इसी में बताऊं, देखिए ये है सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर फ्यूज्ड क्लोराइड्स एंड एल्यूमिनियम इज प्रोवाइडेड एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट। तो यहीं से आपको पता चल रहा है तीन मेटल्स, तो यहीं से सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। तो हम यहां लिख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फिर देखिए ये रिएक्शन है अगली, consider the reaction. What is the quantity of electricity in coulomb needed to reduce 1 mole of this? देखिए एक मोल को रिड्यूस करने के लिए 6 फैराडे आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। एक मोल को रिड्यूस करने के लिए 6 फैराडे। इसने बोला है कूलाम में निकालना है, तो आप कूलाम में कैसे निकालेंगे? एक मोल Cr2O7 को रिड्यूस करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है? 6 फैराडे। और एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? एक फैराडे में कूलाम होते हैं 96500 कूलाम। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा 579000 कूलाम, और या फिर टोटल चार्ज आएगा 5.79 इंटू 10⁵। ये कितनी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और अगला हमारा टॉपिक है बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।